प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं दीपक सिंह आज पुनः आपके सामने क्लास 12 समाजशास्त्र का लेसन 17 का ये दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि उपनिवेशिक अंग्रेज़ों ने भारत को अपना एक उपनिवेश बनाया था और लगभग 200 सवा 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। और इन शासन के दौरान तमाम प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुए, तमाम संघर्ष हुआ, तमाम समस्याएं आईं, जिससे भारतीय समाज में कुछ प्रभाव पड़े, कुछ सकारात्मक भी पड़े, कुछ नकारात्मक भी सब प्रभाव पड़े। इन सभी प्रभावों में हमारे सामाजिक संरचनाएं जो हैं वो प्रभावित हुई। समाज में बहुत से परिवर्तन हुए, जिसमें से पहला परिवर्तन आपने पढ़ा था आर्थिक संरचना में परिवर्तन। अब दूसरा पॉइंट आप पढ़ रहे हैं सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, सोशियो कल्चरल चेंज। उपनिवेशवादी शासन में अनेक ऐसे प्रयत्न किए गए जिससे यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। इसका उद्देश्य भारतीयों की मानसिकता को बदलकर उन्हें ऐसी वस्तुओं के उपयोग का प्रोत्साहन देना था जिनका इंग्लैंड में उत्पादन होने लगा था। इस दशा से पैदा होने वाले कुछ परिवर्तन उल्लेखनीय हैं। यानी भारत में स्थिति क्या थी कि यहाँ के भारतीय लोगों के मानसिकता को बदल कर वो इंग्लैंड की उत्पादित की गई वस्तुओं को यहाँ बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसके तहत कई परिवर्तन हुए, जिसमें से पहला पॉइंट देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए यहाँ एक समान दंड संहिता लागू की गई। इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को नया रूप दिया गया। पूरे देश को बहुत से जिलों और प्रांतों में विभाजित करके प्रत्येक जिले में कलेक्टर से लेकर के तहसीलदार तक और पुलिस तंत्र में एसपी से लेकर के दरोगा तक के पद को ही नियुक्त किया गया। साधारणतः किसी भी भारतीय को प्रशासनिक पद पर नियुक्त न करने की नीति अपनाई गई। इस शासन व्यवस्था में भारत के लोगों ने बहुत लंबे समय बाद शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन को महसूस करना आरंभ कर दिया। ये दूसरी बात है कि इस प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी भारतीय को अंग्रेजी शासन का विरोध करने से रोकना और दमन के द्वारा सरकार के प्रभाव को बनाए रखना। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारत में पूरी तरीके से शासन करने के उद्देश्य से यहाँ के जनमानस में उभरती हुई किसी प्रकार की जो दुर्व्यवस्था थी, जो अंग्रेज़ों के प्रति एक लोगों के अंदर क्रोध की ज्वाला थी, इसे भड़कने से रोकने के लिए उन्होंने प्रशासनिक तमाम प्रकार के पदों का आवंटन किया। शर्त ये थी कि उन पदों में कोई भी भारतीय नहीं भर्ती किया गया। जितने भी बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा लगभग ऐसा फोर्स था, ऐसा पद था जिस पर सरकारी जो है प्रेशर, जिसके द्वारा सरकारी प्रेशर बनाया जाए जनता पर, वो सभी पद अंग्रेज़ों को मिल गए। यद्यपि इस प्रभाव में जनता को थोड़ी सुरक्षा जरूर मिली होगी, लेकिन इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि भारत में उठती हुई किसी भी प्रकार की आज़ादी के विरुद्ध जो भावनाएं थी, भड़कती भावनाएं, उससे इन लोगों ने रोकने में पूर्णतः सफलता पाई। दूसरा है, ब्रिटिश शासनकाल में न्यायिक व्यवस्था को भी एक नया रूप दिया गया। यह नई न्याय प्रणाली जाति, धर्म और क्षेत्र की समानता पर आधारित थी। इसके बाद भी इस न्याय व्यवस्था से निम्न जातियों के सामाजिक शोषण में किसी तरह की कमी नहीं हुई। उपनिवेशवाद के समय भारत में आवागमन के साधनों का विस्तार हुआ। आवागमन के साधनों में वृद्धि होने से देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से संपर्क में आने का अवसर मिलने से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होने लगी। अगला है, सड़क और रेल यातायात का विस्तार होने से गाँव के लोगों को नगरों की ओर बढ़ने की सुविधा प्राप्त हो गई। इसके फलस्वरूप भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। यानी कि धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने संसाधनों का विकास किया, सड़कें बनी, रेल की पटरियाँ बिछीं, आवागमन के संसाधन विकसित किए गए, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लगे और एक दूसरे से मेल भाव बढ़ाने लगे। इस प्रकार संपर्क होने से जनमानस की भावनाओं में काफ़ी जो है एकता, यूनाइटी देखने को मिली। इंग्लैंड में बनी वस्तुओं की खपत के लिए जब यहाँ नए बाज़ारों की स्थापना होने लगी तो व्यापार और व्यवसाय के भी नए क्षेत्र सामने आने लगे। इसके फलस्वरूप उपनिवेशवाद के अंतर्गत ही भारत में पहली बार धनी और निर्धन वर्ग के बीच एक नए मध्यम वर्ग का विकास होना आरंभ हुआ।
धीरे धीरे इस वर्ग की शक्ति में वृद्धि से एक नई सामाजिक जागरूकता पैदा होने लगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसी शिक्षा ने समाज में एक ऐसी राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना भी आरंभ कर दी जो बाद में ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। ब्रिटिश काल में ही भारत में पहली बार संचार के साधनों का विकास होना शुरू हुआ। सरकार द्वारा प्रशासनिक कामों के लिए प्रेस या छापाखाने स्थापित किए गए तथा देश के विभिन्न स्थानों में टेलीफोन और तार के माध्यम से संदेश देने वाली लाइनों से जोड़ा जाने लगा। इससे एक और विभिन्न स्थानों में लोगों में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने लगी, तो दूसरी ओर संचार के साधनों की सहायता से लोगों की मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन होने लगा। अगला था, अपने सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों को देश के पिछड़े हिस्सों में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने की सुविधाएं दी गईं। इन मिशनरियों ने यहाँ की जनजातियों की गरीबी और दलित जातियों के सामाजिक शोषण का लाभ उठाकर एक बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई धर्म की दीक्षा देना आरंभ कर दी। इस दशा ने भी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। अगला है उपनिवेशवादी शासन के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनियल रूल। जब हम उपनिवेशवाद का विश्लेषण परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में करते हैं तो हमारा अभिप्राय मुख्य रूप से उन परिणामों अथवा प्रभावों को समझने से होता है जो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्पष्ट हुए हैं। बाद में भी उनके फलस्वरूप यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। यानी इसका परिणाम क्या हुआ उपनिवेशवाद का हमारे देश में, इसे हम जानेंगे। पहला हुआ समाज सुधार आंदोलन। इससे देखिए, परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में उपनिवेशवाद इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इससे पैदा होने वाली जो नई चेतना भारत के अनेक प्रबुद्ध लोगों को समाज सुधार की प्रेरणा दे दी। दूसरी, 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह और स्त्रियों के शोषण का व्यापक विरोध किया। यानी राजा राम मोहन राय भारत के एक महान समाज सुधारक थे जो इसी दौरान थे जब अंग्रेज अपना उपनिवेश विस्तार कर रहे थे। उसी समय राजा राम मोहन राय, जो कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे, उन्होंने तमाम सामाजिक सुधार किया जिसमें सती प्रथा थी, बाल विवाह रोका, बहुपत्नी विवाह और स्त्रियों के शोषण का विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की जरूरत पर बल देकर सामाजिक व्यवस्था में फैली कुरीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी इसके पहले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पहले स्त्रियां जो विधवा हो जाती थी उनके विवाह का कोई प्रावधान विशेष नहीं था, लेकिन विद्यासागर जी ने स्त्री शिक्षा पर जो है जोर दिया और विधवा पुनर्विवाह का एक नियम उन्होंने प्रयास किया बनवाने का। महात्मा ज्योतिबा फूले और उनके समर्थकों ने दलित जातियों पर होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाना शुरू कर दी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके धार्मिक अंधविश्वासों और जाति भेद को दूर करने का प्रयत्न किया। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद ने धर्म को मानवतावादी रूप देने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने आगे चलकर भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। इस प्रकार ये जो जितने महान पुरुषों का नाम यहाँ पर लिया गया, बताया गया, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा बाई फूले, स्वामी दयानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी, आप सभी लोगों ने समाज सुधार के तमाम आंदोलनों को शुरू किया। समाज में व्याप्त उस समय की जो सबसे बड़े दंश थे, जो सबसे व्यापक बुराइयां थीं, वो सारी बुराइयों को इन लोगों ने जड़ से उन्मूल किया, समाप्त किया। इस प्रकार से एक प्रकार से धर्म सुधार बहुत तेज हुआ इसमें। इसके बाद आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना जो है ये भी जगी। उपनिवेशवाद के दौरान भारत में जो शिक्षा व्यवस्था आरंभ हुई उससे देश में एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया जिसके विचार राष्ट्रवाद से प्रभावित होने लगे। इन्हीं के प्रभाव से भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इन आंदोलन से विकसित होने वाला राष्ट्रवाद ही उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा सत्य सिद्ध हुआ। यानी अंग्रेज़ों ने जब उपनिवेशवाद शुरू किया तो उन्होंने तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं भी शुरू की, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार किया। और जब शिक्षाएं सबके लिए इक्वल हो गई, बराबर हो गई, तो लगभग समाज का एक संप्रदाय, एक धनी संप्रदाय, वो किसी भी जाति वर्ण का रहा हो, शिक्षा लेना प्रारंभ किया। और ये शिक्षित वर्ग जब नया शुरू हुआ तो इसने उपनिवेश का विरोध करना शुरू किया। इस प्रकार एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता। भारत में मुगल शासन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संदेह और दूरी की जो खाई पैदा हुई थी, उपनिवेशवाद के दौरान अतीत का वह विरोध धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में बदलने लगा। यानी भारत में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक
का जो मध्य इतिहास रहा है उसमें मैक्सिमम जो शासक रहे हैं 500-600 वर्षों का जो शासन रहा है वो मुग़ल शासकों का रहा है। मुग़ल शासकों ने अपने हिसाब से भारत में धर्म परिवर्तन कराए, अपने हिसाब से धर्म चलाया, देश को प्रमुख 2 संप्रदायों में बांटा, हिंदू और मुस्लिम। तो ये खाई जो उन लोगों ने ज़बरदस्त बना दी थी दोनों के बीच में, वो धीरे धीरे उपनिवेशवाद के समय में हिंदू मुस्लिम जो शिक्षित हुए, उन्हें जागरूक हुए और उन्हें पता चला कि ये धीरे धीरे अंग्रेज़ जो है इसका बहुत बढ़िया से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी यूनिटी बनाए, एकता बनाए और मिल करके अंग्रेज़ों का विरोध किए। ये एक फ़ायदा उपनिवेश में हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई। अगला हुआ जातिगत असमानताओं में कमी। भारत में एक लंबे समय तक जाति व्यवस्था के नियमों के कारण उच्च और निम्न जातियों के बीच पृथकता लगातार बढ़ती रही। इतना ही नहीं, निम्न जातियों में कुछ जातियां अस्पृश्य बन गईं, जिनको देख लेने मात्र से व्यक्ति के अपवित्र हो जाने के विश्वास विकसित हो गए। इन जातियों की दशा में होने वाला सुधार उपनिवेशवाद के ही दौरान आरंभ हुआ। यानी कि यहाँ तक इस देश में जाति व्यवस्था इतनी हावी थी कि लोग यानी अपने से निम्न जातियों को देखना ही नहीं चाहते थे, और यदि किसी प्रकार से उन्हें टच कर गए, उन्हें छू गए, उनसे वो अपने आप को अपवित्र महसूस करने लगे और इस प्रकार करते थे, जिसके कारण से समाज हमारा कई टुकड़ों में टूटा हुआ था और कभी भी लोग एकजुट होकर के किसी भी प्रक्रिया का विरोध या समर्थन नहीं कर पाते थे, क्योंकि अपने आप में ही लोग बटे हुए थे टुकड़ों में। महात्मा गांधी ने सबसे पहले यह महसूस किया कि उपनिवेशवाद को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक स्वतंत्रता आंदोलन में इतने बड़े वर्ग का समर्थन और सहयोग न प्राप्त हो। इसी कारण महात्मा गांधी ने हरिजन उद्धार को स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग बना लिया। हरिजनों को भी पहली बार उच्च जातियों के संपर्क में आने और देश के लिए अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। यहीं से उच्च और निम्न जातियों के बीच की सामाजिक दूरी कम होने लगी। ये उपनिवेश का चौथा परिणाम था। 5वां है औद्योगिकरण का आरंभ। उपनिवेशवाद के प्रभाव से भारतीय समाज में अनेक उद्यमियों ने औद्योगिकरण के महत्व को समझना आरंभ किया। इसके फलस्वरूप 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन द्वारा कोई सुविधाएं नहीं दिए जाने के बाद भी अनेक ऐसे उद्योगों की स्थापना होनी शुरू हो गई जिसके लिए यहाँ कच्चा माल तथा खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे उद्योग धंधों का विस्तार होने लगा। यानी उपनिवेश काल में ही जब अंग्रेज़ों ने फैक्ट्रियाँ लगाईं, तमाम प्रकार के मार्ग बनाए, रेलवे मार्ग, सड़कों का निर्माण किया, तो जो कच्चा माल दूर किसी देश में, किसी क्षेत्र विशेष में होता था, पैदा होता था खेतों में, वो कच्चा माल सुविधाजनक रूप से शहरों की तरफ पहुंचाया जा सका और शहरों की तरफ पहुंचने पर तमाम प्रकार के उद्योग धंधों का निर्माण हुआ। इस प्रकार उपनिवेश काल में भारत में उद्योग धंधों की भी शुरुआत हुई। ये है एक सकारात्मक पहलू था उसका, उपनिवेशवाद का। नगरीकरण में वृद्धि। ब्रिटिश शासन में जैसे जैसे ग्रामीण जीवन से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी, गांव से काफ़ी लोगों ने नगरों की ओर प्रवास करना आरंभ किया। इससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हो गया। नगर के आसपास के जिन ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय उद्योगों में काम करके पुनः अपने गांव को वापस लौटते थे, उनके द्वारा गांव में नगरीय विशेषताओं का प्रसार होने लगा। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव गाँव की परंपरागत सामाजिक और आर्थिक संरचना पर स्पष्ट हुआ। अनेक क्षेत्रों में बदलती हुई मनोवृत्तियों के फलस्वरूप जमींदारों के शोषण का भी विरोध बढ़ने लगा। इस विरोध ने कहीं कहीं हिंसक संघर्ष का भी रूप लिया। इन्हीं दशाओं के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेताओं ने महसूस किया कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना आवश्यक है। नगरीकरण की वृद्धि किस तरह हुई? धीरे धीरे करके गांव से लोग काम करने के लिए शहर की तरफ जाने लगे। जब औद्योगिकरण का विकास हुआ और शहर की तरफ जाने से धीरे धीरे करके शहरों में जनसंख्या बढ़ी, वहाँ पर लोग बसना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार अधिकतम लोग जब शहर की तरफ रोजगार पाने लगे तो गांव छोड़ करके शहर की तरफ बढ़ने लगे। नगरों का आकार बढ़ता गया, व्यवसाय बढ़ते गए, उद्योग धंधे बढ़ते गए। इस प्रकार छोटे छोटे कस्बे जो थे वो धीरे धीरे नगर का रूप लेने लगे। अगला है नए सामाजिक मूल्यों का विकास। भारतीय समाज सदैव एक परंपरावादी और धर्म प्रधान समाज रहा है। औपनिवेशिक शासन में शिक्षा का विस्तार होने से जब लोगों ने अंग्रेजों की जीवन पद्धति को देखा तो उन्होंने राष्ट्रवाद तर्क पर आधारित व्यवहारों और नई जीवन शैली के महत्व को समझना शुरू किया। इसी का परिणाम था कि भारत में बहुत से प्रबुद्ध लोगों ने एक पक्षीय और असमानताकारी धर्म ग्रंथों के कथनों का आलोचना करना आरंभ कर दिया।
बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति का अध्ययन किया तो परंपरावादी धार्मिक विश्वासों के विरोध ने एक सार्वजनिक रूप ले लिया। इन्हीं दशाओं के बीच भारत में तर्क, वैज्ञानिक चिंतन और मानवतावादी पर आधारित नए सामाजिक मूल्यों का विकास होना प्रारंभ हुआ। यानी धीरे धीरे करके लोग जो किसी धर्म के परंपरागतवादी थे, जो किसी धर्म को लगातार अंधभक्तों की तरह मानने वाले थे, उनकी शिक्षाओं को, उनकी नीतियों को राइट या रॉन्ग जो भी हो एक्सेप्ट करते थे, वो धीरे धीरे शिक्षित हुए तो उनकी बुराइयां उनमें जो व्याप्त थीं उन पर आलोचना करना शुरू किए, उन्हें छोड़ना शुरू किए, उससे समाज को जागरूक करना शुरू किए। इस प्रकार समाज में कुरीतियों को छोड़ करके, कुप्रथाओं को छोड़ करके एक नई सामाजिक मूल्य का विकास हुआ उपनिवेश काल में। ये इतने विकास जो है उपनिवेश काल तक हुए। ये टॉपिक थी उपनिवेशवाद की, जिसमें आपने तमाम चीज़ों को पढ़ा, जिसमें तमाम हेडिंग्स आपने देखा, जिसमें सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। इसके बाद आपने पढ़ा कि उपनिवेशवाद में शासन के परिणाम, कुछ हेडिंग्स आपको इसमें मिले। समाज सुधार का आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, जातिगत असमानताओं में कमी आई, औद्योगिकरण का आरंभ हुआ, नगरीकरण में वृद्धि हुई, जनजातियों का बाहरी समूहों से संपर्क हुआ, नए सामाजिक मूल्यों का विकास हुआ। इस प्रकार इसमें औपनिवेशिक देशों ने हमारे देश में तमाम प्रकार के मूल्यों का विकास किया। कुछ नुकसान जरूर हुआ, एक लंबे पैमाने पर नुकसान हुआ, लेकिन उसका जो समाज पर एक अदृश्य सकारात्मक प्रभाव पड़ा वो भारत को एक नई दिशा दिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद भारत के लिए सर्वथा गलत नहीं था। अगर उपनिवेशवाद शायद ना आया होता तो मेरे विचार से भारत सभ्यताओं, संस्कृतियों, उद्योगों और साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में शायद इतना आगे नहीं होता जितना कि आज उन्नति किया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को संपूर्ण करता हूँ। अगला टॉपिक आपको अगले दिन मिलेगा, औद्योगिकरण। भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, इसका प्रारूप मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक जितने हेडिंग्स बताए गए इन्हें तैयार कीजिए, प्रयास कीजिए, इन्हें याद करिए, सिस्टम से एक नोट्स बनाइए ताकि वो नोट्स आपको जल्दी तैयार हो जाए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।